अब एक और आखिरी पॉसिबिलिटी पर बात कर लेते हैं सीड को लेकर। वो फॉर्मूला जो यास्किन औरतों में इम्प्लांट करके उन्हें इम्प्रेग्नेट करता है ताकि उनसे सेरम एक्सट्रैक्ट कर सके, जिसको फिल्म में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आखिर है क्या। लेकिन फिल्म को दोबारा ध्यान से देखने के बाद कुछ और चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं भैरवा के हाथ में बने इस सिंबल के बारे में। अब ये जो सिंबल है ये वाइकिंग्स का सिंबल है जिसको वेल्कनेट कहा जाता है। लेकिन दिमाग घुमा देने वाली बात तो इसके पीछे की डिटेल है। अब सुप्रीम यास्किन के चेंबर में उसके पीछे ये वायर्स हम लगा हुआ देख सकते हैं एंड उसके चेंबर में ये पानी भरा होता है। लेकिन इस तरह का सेटअप आखिर यास्किन के लिए क्यों है? इसके पीछे एक एक्चुअल साइंटिफिक रीजन है। कल की 2898 AD अपने थंडरस बॉक्स ऑफिस रन के बाद फाइनली आ चुकी है OTT पे। एंड जैसा कि OTT रिलीज तुम्हारे पॉप कल्चर नर्ड के लिए एक बड़ा ही मंगल अवसर होता है, जहां पर वो फिल्म को अनलिमिटेड टाइम्स फॉरवर्ड, रिवर्स और पॉज कर करके कुछ बढ़िया डिटेल्स निकाल सकता है। और हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ 20 अमेजिंग हिडन डिटेल्स आई नोटिस्ड इन कल की 2898 AD। अब जिन्होंने मेरी प्रीवियस कल की वाली वीडियोस नहीं देखी और पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें शायद ऐसा फील हो कि मैं बहुत सारी चीजें मिस आउट कर रहा हूँ या मैं बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूँ। वेल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने काफी सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी अपने कल की स्पॉइलर टॉक वीडियो में बात करी हुई है, तो मैं उन चीजों को यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो यू कैन चेक आउट दोस वीडियोस। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्रेक डाउन। स्टे ट्यून्ड। तो फिल्म वैजयंती मूवीज के लोगों से शुरू होती है, जहां हमें कृष्ण जी दिखाए जाते हैं एंड देन फिर पूरा महाभारत का सिनेरियो फॉलो होता है। अब जो तेलुगु ऑडियंस है उनको तो ये बात ऑब्वियसली पता होगी, लेकिन जो नॉर्थ वाली ऑडियंस है उनके लिए बता दूं कि ये जो कृष्ण जी हमें दिखाए जा रहे हैं ये सीनियर NTR साहब हैं, जूनियर NTR के ग्रैंडफादर। एंड ये उनका माया बाजार मूवी का गेटअप है जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था। अब सीनियर NTR ही वैजयंती मूवीज के लोगों पे इसलिए है बिकॉज जो अश्विनी दत्त साहब हैं वो सीनियर NTR के बहुत बड़े एडमायरर थे। एंड वैजयंती मूवीज ये जो नाम है ये सीनियर NTR साहब ने ही दिया था। अब यहाँ जब कृष्ण भगवान अश्वत्थामा को कलयुग के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि उस युग में कली उनका जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा, मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। वेल ये इस फिल्म के क्लाइमैक्स एंड काइंड ऑफ पार्ट 2 को फोरशैडो करता है, क्योंकि फिल्म के एंड में जैसा हम देखते हैं कि कली असुर या फिर सुप्रीम यास्किन के अंदर भी अब कल की अवतार का एक अंश है एंड वो इतना पावरफुल है कि अब गांडीव धनुष को वील्ड कर सकता है, विच मीन्स कि इन ट्रू सेंस वो अब कल की अवतार के जन्म को रोकने के लिए सक्षम है एंड नेक्स्ट पार्ट पे वो ऐसा ही करेगा। तो ये वो पार्ट है जहाँ पर अश्वत्थामा का असली चैलेंज स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद से एक एनिमेटेड मोन्टाज हमारे सामने आता है जिसमें कलयुग को चरम पे जाते हुए हमें दिखाया जाता है। अब बहुत ही ध्यान से देखने के बाद मैंने नोटिस किया कि इसमें कुछ एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें दिखाए जाते हैं जो कि ह्यूमन के ब्रूटैलिटी लेवल्स को दर्शाते हैं। जैसे कि ये जो सीन है ये वाइकिंग्स वॉर का सीन है। ये आर्मर जो हम देख रहे हैं ये वाइकिंग आर्मर है। 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक वाइकिंग्स ने यूरोप के बहुत सारे हिस्सों पे हमला किया था और अपना कब्जा जमाया था एंड बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था, इंक्लूडिंग सिविलियंस। एंड ये स्निपेट उसी चीज को दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट फ्रेम में जिसे हम देख सकते हैं यह है जूलियस सीजर, वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस रोमन एम्परर नोन इन हिस्ट्री, जो अपने पावर्स का मिसयूज करता था अपने प्लेजर्स और अपने एंटरटेनमेंट के लिए। एंड हम यहाँ देख भी सकते हैं कि ग्लैडिएटर रिंग में वो क्या कर रहा है इस इंसान के साथ। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हम देख सकते हैं कि एक बंदा घोड़े पे सवार है और ऐसे कॉटन फार्मिंग करवा रहा है लोगों से चाबुक के दम पर। तो 1861 में यूएसए में सिविल वॉर की वजह से जो कॉटन प्रोडक्शन था वहां का वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका था, जिसके बाद से ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी मुंडी घुमाई इंडिया और इजिप्ट की तरफ, जहां पर उस वक्त कॉटन प्रोडक्शन हो रहा था। एंड फिर वहां जाके उनको सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही उगाने को मजबूर किया ताकि अपने सप्लाई और डिमांड को मीट कर सकें। तो ये फ्रेम उस चीज को दर्शाता है जहां ये ब्रिटिशर्स इन इजिप्शियंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है कॉटन के लिए। फिर इसके बाद यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, हेल। अब इसके आगे बोलूंगा तो वीडियो बैन हो सकती है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि नाजीज कैसे ज्यूस को ऐसे चेंबर्स में डाल के जला रहे हैं एंड फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि एक गड्ढे में ये लोग लोगों को शूट करके फेंक रहे हैं। अब ये जो चीज है ये कोई एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं था, बल्कि वॉर्स के टाइम पे ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी, जहां पर जो सोल्जर्स होते थे वो अपने एनिमी सोल्जर्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स और सिविलियंस को ऐसे गोली मार के एक साथ गड्ढे में दफना देते थे। इसको पिट किलिंग्स कहा जाता था एंड थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत सी वॉर्स में ऐसा किया गया है। फिर हम यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में लड़ाई करते हुए देख सकते हैं एंड आई लव द फ्रेमिंग, जहाँ एक ही फ्रेम में मंदिर मस्जिद दिखा के सिग्निफाई किया जा रहा है कि धर्म के ऊपर कैसे लड़ाइयां होती आई हैं इतिहास में। अब इसी एनिमेटेड सीक्वेंस पे अगर ध्यान दो तो हम यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के झंडे देख सकते हैं एंड उनके सामने हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स का एम्बलम जो कि कली असुर है। एंड देखो कैसे ये सारे झंडे उसके सामने गिर जाते हैं, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन हमको दिखाया जाता है एंड इस सीन से हमें समझ आता है कि आखिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ कैसे होगा। इवन याद करो कि यास्किन फिल्म में एक डायलॉग कहता है, भगवान या पैसों के नाम पे युद्ध करने वाले इंसानों को
एक ही युद्ध से जीता है मैंने। तो बेसिकली आने वाले टाइम में सारी कंट्रीज आपस में वॉर में होंगी एंड इसी ग्लोबल डिस्टेबलाइजेशन का फायदा उठा के सुप्रीम यास्किन इन सारी कंट्रीज को अपने घुटनों पे झुका देगा एंड दुनिया से ये कंट्री, स्टेट्स, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर देगा एंड इन सारी चीजों को एक जगह सेंट्रलाइज कर देगा कॉम्प्लेक्स में। एंड मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी कंट्रीज फॉल हुई उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके यास्किन ने कॉम्प्लेक्स को बनाया होगा। अब इस सीन में जहां हमें ये अंडरग्राउंड टनल दिखाई जाती है, इसमें ये जो चीज होती है जिसमें से रेबल्स बाहर आ रहे हैं, अगर इस पे ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है काशी लूप। कुछ याद आया? हाइपरलूप, एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो कि एलॉन मस्क ने 2013 में प्रपोज किया था। इस ट्रेन की मदद से घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकता था, ऐसा एलॉन मस्क का क्लेम था। ऑल्दो अभी तक वर्ल्ड में कोई भी हाइपरलूप एग्जिस्ट नहीं करती। अब सिंस ये मूवी साल 2898 AD में बेस्ड है, तो इस मूवी के वर्ल्ड के हिसाब से जो हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट है वो एक सक्सेस होगा और इंडिया के पास भी अपना खुद का एक हाइपरलूप होगा काशी लूप के नाम से। इंटरेस्टिंगली इसका डिजाइन देखो तो वो भी हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट जैसी है, लेकिन ऑब्वियसली यास्किन के कब्जा करने के बाद से ये सब कुछ तबाह हो गया होगा एंड ये काशी लूप ऐसे यहाँ कबाड़ की पड़ा हुआ है, which also explains कि यास्किन के कब्जा करने से पहले जो वर्ल्ड था वो काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका था। अब एक और आखिरी पॉसिबिलिटी पर बात कर लेते हैं सीड को लेकर। वो फॉर्मूला जो यास्किन औरतों में इम्प्लांट करके उन्हें इम्प्रेग्नेट करता है ताकि उनसे सेरम एक्सट्रैक्ट कर सके, जिसको फिल्म में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आखिर है क्या। ऑल्दो इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आखिर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, लेकिन फिल्म को दोबारा ध्यान से देखने के बाद कुछ और चीजें समझ में आती हैं। तो सुप्रीम यास्किन के इस सीड के पीछे का आखिर फॉर्मूला क्या हो सकता है? एक चीज जो कि बहुत ही क्लियरली इस फिल्म में दिखाई गई है और वो है सुप्रीम यास्किन का इंसानों के प्रति नफरत, पर्टिकुलरली ड्यू टू द फैक्ट कि इंसान एक डिफेक्टिव स्पीशीज है। ह्यूमन बीइंग्स की पैदाइशी डिफेक्ट है। और इस साइंटिस्ट को जान से मारते वक्त देखो वो क्या कहता है। जानना था ना क्या है इस सीरम में, तुम्हारे डिफेक्ट का सोल्यूशन। नाउ व्हाट आई थिंक कि ये जो सीड है ये यास्किन का एक अटेम्प्ट है जेनेटिकली एडवांस ह्यूमन डीएनए क्रिएट करने का, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। मे बी वो गॉड्स या डेमी गॉड्स के डीएनए को भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हो, जो कि हर एस्पेक्ट में फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ में ह्यूमन से काफी आगे होंगे एंड उन्हीं के एक्सट्रैक्टेड सीरम से वो खुद को ताकतवर बनाना चाहता है। बट देन वो डीएनए जो है वो इतना ज्यादा एडवांस है कि औरतें उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं झेल पाती। समेटी के केस में वो सीड कभी उसके अंदर इम्प्लांट ही नहीं हुआ बिकॉज उसकी सीडिंग का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव रहा था एंड उसके पेट में जो बच्चा है वो एक एक्चुअल गॉड है या हम कहें कल की अवतार है, जो एक डिवाइन ब्लेसिंग से उसके अंदर कंसीव हुआ है, ना कि यास्किन के फॉर्मूला से, जो कि क्लियर है फिल्म के इस सीन से, जहां भी सी हिम शोकेसिंग सम पावर जो कि एक आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ बच्चा नहीं शोकेस कर सकता, सिर्फ एक भगवान कर सकता है। अब बात करते हैं भैरवा के हाथ में बने इस सिंबल के बारे में। अब ये जो सिंबल है ये वाइकिंग्स का सिंबल है जिसको वेल्कनेट कहा जाता है, लेकिन दिमाग घुमा देने वाली बात तो इसके पीछे की डिटेल है। नॉर्स मैथोलॉजी में ये सिंबल उन वॉरियर्स के लिए यूज होता था जो कि जंग में मारे जाते थे एंड उनकी डेथ की ग्लोरी को सिंबलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एंड गेस व्हाट कि भैरवा किसका रीइंकार्नेशन है? कर्ण का, जो कि एक वॉरियर था जो बैटल में मारा गया था एंड उसकी डेथ को भी एक ग्लोरियस एंड मिला श्री कृष्ण की वजह से। आई सी व्हाट यू डिड देयर नागार्जुन सर। अब सुप्रीम यास्किन के चेंबर में उसके पीछे ये वायर्स हम लगा हुआ देख सकते हैं एंड उसके चेंबर में ये पानी भरा होता है, लेकिन इस तरह का सेटअप आखिर यास्किन के लिए क्यों है? वेल, इसके पीछे एक एक्चुअल साइंटिफिक रीजन है। इसको समझने के लिए एक बार इस सीन पे जाते हैं जहां हमें कॉम्प्लेक्स का कोर दिखाया जाता है, जहां से पूरे कॉम्प्लेक्स पावर अप होता है। अब देखो तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा सेटअप है जिसके बीच में ये कोर है जिसको वाटर फ्लो की हेल्प से कूल रखा जा रहा है। अब ये सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो करता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां अगेन वाटर फ्लो की हेल्प से रिएक्टर से एक्सेस हीट को अलग अलग डिसिपेट किया जाता है। अब यास्किन के चेंबर के नीचे देखो तो एक एनर्जी बीम जा रही है एंड ये वही सेम न्यूक्लियर एनर्जी है एंड आई थिंक यास्किन के चेंबर में भी ऐसा सिमिलर एनर्जी कोर है जिससे कि ये वायर्स कनेक्टेड हैं, जिससे कि यास्किन एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है अपने अंदर एक टेम्पररी सोल्यूशन अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए। एंड ये जो सारा पानी है इस चेंबर में ये उसी कोर को कूल डाउन रखने में हेल्प करता है। अब इसी के साथ साथ यहाँ रॉक्सी का जो सीन है जनरेटर रूम में काम करने वाला, इनिशियली मुझे लगा कि ये सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस है हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर का सिनेरियो दिखाने के लिए, लेकिन ये सीन रॉक्सी के कैरेक्टर को सेकंड पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए सेटअप कर सकता है। अब जैसा कि हमको बताया गया है कि ये पूरा जनरेटर रूम ही पूरे कॉम्प्लेक्स को पावर अप करता है एंड रिमेंबर कि रॉक्सी की जो ड्यूटी है वो 70 डेज की है, व्हिच मींस कि इसके सीक्वल में जब भैरवा फाइनली कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट जाएगा और रेबल्स के साथ कॉम्प्लेक्स को इन्फिल्ट्रेट करेगा तो रॉक्सी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही वाइटल साबित होगा बिकॉज बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स के पावर रूम में है, व्हिच मींस कि वो कॉम्प्लेक्स के पावर को डिसरप्ट कर सकती है एंड जो सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स हैं उनको फेल कर सकती है एंड इवेंचुअली भैरवा और रेबल्स की एंट्री कॉम्प्लेक्स में आराम से हो सकती है। इसके बाद आती है नेक्स्ट डिटेल जो कि है काउंसलर बानी के हाथ में ये रिंग्स, जिसमें क्लियरली दिखाया गया है कि पावर्स हैं। ऑल्दो इस रिंग को लेके कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आखिर ये क्या है, लेकिन इसके पावर लेवल्स की एक झलक हमें दिखती है जब गांडीव धनुष एक्टिव हो जाता है और बानी उसे टच करने जाता है, लेकिन सिवाय दूर फेंके जाने के उसे और कोई नुकसान नहीं होता, जबकि इस रोबोटिक आर्म का चूरा बन जाता है। अब काउंसलर बानी को कोई नुकसान ना पहुंचने के पीछे का रीजन ये रिंग्स है। अब नोटिस करो कि जब बानी धनुष को टच करता है तो उसके हाथ में ऐसे ये पावर
फील्ड बनती है। व्हेन ये गांडीव धनुष की पावर फील्ड नहीं है, बिकॉज फिल्म के एंड में जब यास्किन धनुष को टच करता है तो हम ऐसी कोई भी फील्ड नहीं देखते। एंड गांडीव धनुष से निकलने वाली एनर्जी ब्लू कलर की है, ना कि येलो। लेकिन यहाँ बानी के हाथों में गोल्डन येलो कलर की एनर्जी हम देख सकते हैं। एंड इस कलर की एनर्जी फील्ड हम बानी के इन रिंग से निकलते हुए देख सकते हैं इस सीन में। तो ये जो एनर्जी फील्ड बानी के हाथों के अराउंड फॉर्म हुई है, ये उसी के रिंग्स ने फॉर्म किया है ताकि बानी के हाथों को प्रोटेक्ट कर सके और ये हाल होने से रोक सके। एंड फिर अल्टीमेटली बानी बस दूर जाके गिर जाता है, लेकिन उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, विच मीन्स कि ये रिंग भी कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट हो सकता है। दूसरी चीज आती है कि आखिर बानी के जो फिंगर्स हैं वो ब्लैक क्यों हैं? वेल, वो यही रिंग्स यूज करने का एक डाउन साइड है। अब सिंस बानी सिर्फ एक इंसान है और ये रिंग्स इतनी पावरफुल, तो जब भी बानी इसकी पावर्स को यूज करता है तो ये रिंग्स उसके फिजिकल बॉडी, स्पेसिफिकली उसके हाथ वाले पार्ट्स को डिग्रेड करती है। एंड इसी वजह से उसके फिंगर्स ब्लैक हैं। लाइक इट इज सिमिलर टू करंट से स्किन का जलना, लेकिन धीमे धीमे। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने ट्रेलर्स इवन मूवी रिलीज के बाद से एक थ्योरी दी थी कि ये जो स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड, ये माइट बी मार्स पे या आउटर स्पेस में लाइफ ढूंढने के लिए एक एक्सपीडिशन हो सकता है। वेल, फिल्म में एक छोटी सी डिटेल है जो कि माइट भी मेरी इस थ्योरी को सच साबित कर दे, एंड माइट भी फाइनली हमें जवाब दे दे कि ये मूर्ति आखिर है किसकी। अब फिल्म में इसी न्यू वर्ल्ड वाले सीन में हम एक मोमेंट के लिए इस चीज में मस्क लिखा हुआ देख सकते हैं। मस्क एज एन एलोन मस्क, जो कि एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में मार्स एक्सपीडिशन कर रहा है वहां लाइफ ढूंढने के लिए। तो इट कैन बी पॉसिबल कि एलोन मस्क ने इस मूवी के वर्ल्ड में इंडिया के साथ मिलकर इस स्पेस एक्सपीडिशन को प्लान किया होगा। तो अगर इस एलोन मस्क वाली डिटेल के अकॉर्डिंग जाया जाए तो जो एक्चुअल में मार्स एक्सपीडिशन एलोन मस्क प्लान कर रहे हैं उसमें मार्स पर भी एक स्पेस स्टेशन क्रिएट करने का प्लान है, जिससे कि अर्थ के रिसोर्सेज को मार्स पर आराम से भेजा जा सके। एंड उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहां मार्स पर इंसानों को भेजना पड़ेगा जो कि नेसेसरी सप्लाईज को लेके वहां पे जाएं और चीजों को सेटअप कर सकें। बट जो भी इंसान मार्स पे जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। एंड आई थिंक इस मूवी के वर्ल्ड में भी ये मूर्ति उस एस्ट्रोनॉट की होगी जो कि मार्स पे गया होगा, एंड उसको ऑनर करने के लिए इस मूर्ति को बनाया गया होगा। अब इस सीन में हम देखते हैं कि कैसे वीरन की ट्रक में एक इल्यूजन फोर्स फील्ड होती है जिससे कि ट्रक खाली नजर आता है। अब अगर कुछ फ्रेम पहले गौर करो, जब वीरन ट्रक के बैग को ओपन करता है तो यहाँ 2 स्विच दबाता है, जिसमें से एक स्विच बैक डोर को ओपन करने के लिए है एंड दूसरा स्विच उस इल्यूजन फोर्स फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए। अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट के दौरान भैरवा का पैर ऐसे फंस जाता है जिसकी वजह से वो अटैक के वल्नरेबल हो जाता है। अगेन ये एक रेफरेंस है उसके कर्ण होने का, एंड लड़ाई के दौरान उसका ऐसे पैर फंसना पैरेलल्स ड्रॉ करता है महाभारत से, जहाँ कर्ण का रथ का पहिया फंस गया था जिसकी वजह से वो भी अटैक के वल्नरेबल हो गया था। जब शंबला में एंट्री के बाद समेटी को ट्रक से उतारने के लिए अश्वत्थामा अपने हाथ को आगे करता है तो देखो कैसे उसका हाथ कांपता है और नीचे की तरफ जाता है। आई मीन वही सेम अश्वत्थामा जो कि रुई की तरह 4 लोगों को उठा के फेंक देता है। वेल, इसका रीजन है समेटी के पेट में कल्कि अवतार, एक लिटरल गॉड, इसीलिए अश्वत्थामा का हाथ कांपता है बिकॉज उसके हाथ पे इनडायरेक्टली एक गॉड का वजन आ रहा है। अब शंबला का जो पूरा लैंडस्केप है वहां तुम्हें ऐसे पिलर्स पे ये मूर्तियां नोटिस करी होंगी जिसमें ये एक ऐसा फिगर है जिसके पंख हैं और हाथ जोड़ के बैठा है। वेल, अगर ध्यान दो तो ये गरुड़ देव की मूर्ति है। अब शंबला जो कि कल्कि अवतार का बर्थ प्लेस है, वहां पर गरुड़ देव की मूर्ति होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अब कल्कि अवतार का जो हॉर्स है जिस पर वो सवारी करेंगे उसका नाम है देवदत्ता, जिसके अंदर उड़ने की भी शक्ति होगी। एंड इसके पीछे का रीजन है कि वो घोड़ा जो है वो गरुड़ देव का मैनिफेस्टेशन है, एंड इसीलिए शंबला में हम गरुड़ देव की मूर्तियां देख सकते हैं। अब इस सीन में अश्वत्थामा सुमति को भूदेवी कहता है। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, एक भूदेवी ही ऐसी शक्ति रखती है। अब भूदेवी जो है वो गॉडेस अर्थ को कहा जाता है, एंड उनको 2 इंपॉर्टेंट चीजों से एसोसिएट किया जाता है, फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर। एंड गेस व्हाट की सुमति के शंबाला आते ही क्या होता है? बारिश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एंड साथ ही साथ इस मरे हुए पेड़ में पत्ती भी निकल आती है। सो नाइस टच। अब जब भैरवा बुज्जी को अपग्रेड करता है शंबला जाने से पहले, तो हम कुछ मोमेंट्स के लिए देख सकते हैं कि वो एक होलोग्राम में अश्वत्थामा और अपने बीच हुए फाइट को प्ले करके देख रहा होता है, विच मीन्स बुज्जी जो कुछ भी देखती है उसको रिकॉर्ड करती है। एंड इट इज हाईली पॉसिबल कि जब भैरवा के अंदर कर्ण की कॉन्शियसनेस आई होगी तो बुज्जी ने वो भी रिकॉर्ड किया होगा। एंड ये बहुत ही वाइटल साबित हो सकता है पार्ट 2 में भैरवा को अपनी नियति का एहसास दिलाने के लिए, जहां पर जब वो खुद इन रिकॉर्डिंग्स को देखेगा तो उसको एहसास होगा कि उसके अंदर क्या पावर्स हैं। अब इस सीन में जब भैरवा अश्वत्थामा का रूप लेता है और रियल अश्वत्थामा से फाइट करता है तो हमको ऑब्वियसली पता चल जाता है कि इसमें से एक भैरवा है। बट यहाँ एक बहुत ही अच्छी विजुअल डिटेल मैंने नोटिस करी। अब याद करो, जो भैरवा अपने डुप्लीकेट्स बनाता है तो उनके अंदर ऐसे ब्लू ग्लिचेस हमें देखने को मिलते हैं। अब जब यहाँ अश्वत्थामा और भैरवा लड़ते हैं तो नोटिस करो कि जब दोनों के अस्त्र टकराते हैं तो एक में वो सेम ब्लू ग्लिच हमें दिखता है, इंडिकेटिंग कि अश्वत्थामा फेक है। क्लाइमैक्स फाइट के दौरान जब शंबला की आर्मी रेडी होती है तो यहाँ ध्यान से देखो, इनके पीछे हम एक स्क्रिप्ट लिखी हुई देख सकते हैं। वेल, ये रंजना स्क्रिप्ट है जो कि नेपाल और तिब्बत के इलाकों में इस्तेमाल होती थी। इससे हमको एक आइडिया मिलता है शंबला की लोकेशन का, जो कि नेपाल और तिब्बत के बीच में कहीं पहाड़ों के इलाकों में हो सकती है। क्लाइमैक्स में दोबारा से अश्वत्थामा और भैरवा की जब फाइट होती है तो देखो अश्वत्थामा बुज्जी को कैसे टेक डाउन करता है। वेल, ये एक रेफरेंस है स्टार वॉर्स का, जहाँ पे ऐसे सिमिलर तरीके से एटी वॉकर को भी टेक डाउन किया जाता है। तो भाई यहाँ पर खत्म होती है कल की
की 2898 AD की डिटेल्स वीडियो। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।